पहले मैं इस ग्वालियर में टेम्पो ऑटो रिक्शा यूनियन हुआ करता था। अचलेश्वर मंदिर जो आज जिस स्वरूप में है वो पहले केवल एक छोटा सा चबूतरा था। 1700 बेटियों का विवाह निःशुल्क अचलेश्वर मंदिर की तरफ से किया। ग्वालियर की जितनी दुर्दशा बनाए रखने का जुम्मा जिन अधिकारियों की तरफ था उनने इसको ग्वालियर शहर के बीच से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी जो जनता के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी, उस नदी को नाले में परिवर्तन कर दिया गया। भूजल समस्या का उन्हें ज्ञान नहीं था या फिर अनदेखा किया गया। नमस्कार, मैं खुशी राय और आप देख रहे हैं सांझ समाचार। तो आज हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने व्यक्ति महेश मुदगल जी। नमस्कार। नमस्कार सर। शहर में मुदगल जी ने बड़े बड़े योगदान दिए हैं और इसी विषय पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपका सांझ समाचार में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शहर में बड़े बड़े योगदान किए, तो वो कौन कौन से योगदान है? मेरा जन्म इसी ग्वालियर नगरी में हुआ। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में एक हूँ जो ज़मीन से उठ के आज मैं यहाँ तक आके बैठा हूँ कि सांझ समाचार को मेरी आवाज़ सुनने की परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने अपने जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है और जब मैं ये कहता हूँ मैं फ़र्श से उठा हूँ तो वास्तव में मैं फ़र्श से उठा हूँ। मेरे जीवन का प्रारंभिक काल इस ग्वालियर शहर की इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों में कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं तक का मैं सरकारी स्कूल सराफा विद्यालय था, अभी है, उसका छात्र रहा। उसके बाद मैं महावीर विद्यालय में पढ़ा फालका बाज़ार में। फिर इसके बाद मैं माधव कॉलेज से लॉ किया। मैंने डबल MA किया। जीवन को संघर्षपूर्ण तरीके से जीने के साथ साथ उसके बाद में मैंने लॉ किया और इन सब के करने के साथ साथ जीवन को बहुत नज़दीक से जीने का प्रयास किया। तब मैंने ये पाया कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना वास्तव में एक बड़ा दुर्लभ कार्य है और जिसको अगर 2 शब्दों में कहा जाए थैंकलेस जॉब जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो है, लेकिन वो एक आत्मसंतुष्टि का विषय है बहुत बड़ा। तो उस दृष्टि से सोचते हुए सबसे पहले मैं इस ग्वालियर में टेम्पो ऑटो रिक्शा यूनियन हुआ करता था। जिस समय बड़े वाले काले मुंह वाले टेम्पो चलते थे, मैं उसका सेक्रेटरी रहा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 1970 के आसपास की। इसके बाद में फिर उसके सेक्रेटरी होने के बाद अचलेश्वर मंदिर जो आज जिस स्वरूप में है वो पहले केवल एक छोटा सा चबूतरा था और उसके ऊपर केवल शिव जी का मंदिर था। बाद में उसमें एक गुम्बज रखा गया। मैं उसका सेक्रेटरी बना। हम लोग फुटबॉल खेलने जाते थे MLB कॉलेज और जब वहाँ से लौटते थे तो उसकी दुर्दशा देख के ऐसा लगता था कि यार इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर हम कुछ मित्रों ने बैठ के तय किया गया एक कमेटी बना लो और अपन ऐसा कर लेते हैं। तो कुल मिला के जब से वो यात्रा रही मैं 13 साल तक उसका सेक्रेटरी रहा, 6 साल उसका अध्यक्ष रहा और आज उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ग्वालियर शहर का दिव्य और भव्य बहुत कुछ सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र भगवान अचलेश्वर का मंदिर है। यह सब देख के एक प्रसन्नता का विषय है। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात ये कि जिस समय सामूहिक विवाह हुआ करते थे, मैंने अचलेश्वर के माध्यम से एक ही समय में ग्वालियर मेले के अंदर 1700 बेटियों का विवाह निःशुल्क अचलेश्वर मंदिर की तरफ से किया और उसमें सब कुछ एक परिवार के लिए जो दिया जा सकता था वह सब उन कन्याओं के दान में दिया। तो इस तरह का एक सामाजिक कार्य इस क्षेत्र में मैंने किया जो आज परमात्मा की कृपा से वो बच्चियां जिनका शादी समारोह संपन्न हुआ आज भी वे जब देखती हैं, जब मिलती हैं तो बड़े आदर और प्यार और सम्मान के साथ देखती हैं। सर, ग्वालियर शहर को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग मंचों पर शासन प्रशासन को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखो इसकी तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है बेटी।
शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग अगर ये ईमानदारी से ग्वालियर के प्रति समर्पित होकर कोई कार्य करें तो आज ये दशा नहीं होती जो ग्वालियर की दशा है। और निस्संदेह जिसको अब मैं दशा तो नहीं, मैं बल्कि इसको दुर्दशा कहूँगा। ग्वालियर की जितनी दुर्दशा बनाए रखने का जुम्मा जिन अधिकारियों की तरफ था, उनने इसको और गर्त की तरफ ले गए। उसके प्रति ना तो इनका समर्पित भाव रहा। क्यों? क्योंकि किसी समय ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। मोती महल में यहाँ विधानसभा लगी थी, लेकिन आज ये कितना पिछड़ गया। भोपाल और इंदौर की तुलना में इंदौर तो मिनी बॉम्बे हो गया, भोपाल राजधानी हो गया। और जो वास्तविक राजधानी थी, ग्वालियर के अंदर क्या नहीं था? पक्की सड़कें थी, पक्की सीवर लाइन थी, पक्की लाइट की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ चौपट होता चला गया। उसका एकमात्र कारण था कि यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इसकी तरफ विशेष ध्यान न देना। अगर ये ध्यान पहले दिया गया होता तो आज ग्वालियर जाने कहाँ होता, इसमें कोई दो मत नहीं। तो ग्वालियर शहर को सर जैसे कि आपने अभी बताया कि ग्वालियर शहर में काफ़ी बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ग्वालियर शहर के बीच से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी, जो जनता के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी, उसको उस नदी को नाले में परिवर्तन कर दिया गया, फिर कंक्रीट कर दिया गया। तो जब प्रशासन ने जब भूजल समस्या का उन्हें ज्ञान नहीं था या फिर अनदेखा किया गया? ये बेटे जी कुछ नहीं, केवल ये धन का आंदोलन था। जी। किस जगह हाथ डाला जाए और कितने पैसे हमारे हाथ में वहाँ से निकल के आए, तो उसका एक्सपेरिमेंट का क्षेत्र ये स्वर्ण रेखा बना। आप थोड़ी देर के लिए अगर अपन यही कल्पना करें कि अगर ग्वालियर शहर के मध्य से निकलने वाला स्वर्ण रेखा, इसमें अगर अच्छा पानी बह रहा हो तो आप एक मिनट के लिए कल्पना भी करेंगे तो उस कल्पना लोक में ही आपको आनंद आएगा कि यार यहाँ बहुत अच्छा सुंदर पानी बहता था। लेकिन इन अधिकारियों के पैसा खाओ आंदोलन के चक्कर में आज सबसे ज़्यादा दुर्दशा इसी की हुई है। बची खुची बात कि भाई उसमें आपको अच्छा पानी बहाना था, वो तो आप नहीं बहा सके। आपने उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड और डाल दिया। रोड डालने की बात अलग है कि आपने ये तक नहीं देखा कि उसके नीचे ग्वालियर शहर की निकलने वाली सबसे बड़ी सीवर लाइन, जो 75% शहर का वजन ढोती है, उसको आपने फोड़ दिया। अब आज ये स्थिति है कि कम से कम 50-60 करोड़ रुपया केवल आपकी इस लाइन फोड़ने के ऊपर आपको वो हर्जाना देना पड़ेगा, मतलब उसको ठीक करने में लग जाएगा। उसका कुछ नहीं। अच्छा, एलिवेटेड रोड चलो, इधर नाले जा रहा था। अच्छा वाला गांधी जी के सामने की जो रोड है, ग्वालियर का स्टेशन से उतरते थे तो एकमात्र रोड अपने को ही अच्छा मिलता था। कभी कोई अपने बाहर का भी आदमी आए तो वो आके देखता था। वो आपने उसकी दुर्दशा कर दी। अरे भाई नाले ले जाते तो इसको नाले ले जाते, यहाँ लाके इसको मोड़ने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन बिना प्लानिंग। एक और दुर्भाग्य ग्वालियर का रोप वे आज से 30 साल पहले सैंक्शन हुआ पड़ा है। आज तक ग्वालियर किले पे जाने के लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं करी, मतलब रोपवे नहीं बना पा रही है। जबकि मध्य प्रदेश के अन्य कई शहरों में कई जगह रोपवे बनी। अरे छोटा का शहर देवास, उसमें वो ऊपर मंदिर तक जाने के लिए रोपवे तैयार हो गया, लेकिन हमारे किले तक जाने के लिए रोपवे तैयार नहीं हो पा रहा। ग्वालियर नगर के वे राजनेता जिनका ग्वालियर के विकास में कोई ध्यान नहीं है, वे अधिकारी जिनका केवल भ्रष्टाचार पर ध्यान है, इनकी मिली जुली संगत की वजह से ग्वालियर की दुर्दशा हो रही है। इसको बदलने के लिए ग्वालियर की जनता को ही चेतना पड़ेगा और ग्वालियर की जनता को ही आना पड़ेगा। मैं कभी कभी आपसी चर्चा में कहता हूँ, ग्वालियर तो मुर्दों का शहर है। ये चलते फिरते मुर्दे नज़र आते हैं, इनमें ना तो कोई चेतना है, ना विरोध करने की क्षमता है, ना अपनी बात कहने की क्षमता है, ना ग्वालियर के प्रति चिंता है। तो इस तरह की एक व्यवस्था ग्वालियर में हो रही है। हम तो फिर वही बात कहेंगे कि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ग्वालियर नागरिकों को सद्बुद्धि आए और वो अपने शहर के बारे में कुछ चिंतन करें। आप ये देखो, ये फूलबाग है, इसके अंदर पेड़ हैं। अब पेड़ कुछ वृद्ध हो गए, टूट के गिर गए, कुछ पेड़ किन्हीं कारणों से कट गए, लेकिन
आज भी करोड़ों रुपए का बजट पेड़ लगाने का उद्यान विभाग का, नगर निगम का है, लेकिन किसी का ये ध्यान नहीं है कि यहाँ पर इस लेन में अगर 30 पेड़ लगे थे और अगर वहाँ 5 पेड़ रह गए तो बाबा वहाँ खोद के नए पेड़ लगाओ ना। बिल्कुल। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। फूलबाग की भी बड़ी दुर्दशा है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जब तक यहाँ के राजनेता और जब तक यहाँ की जनता ये दोनों मिलकर नहीं चेतेंगे तब तक कुछ मुझे दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी हमको निराशावादी नहीं होना है। हमको हमेशा कुछ अच्छे के लिए प्रयास करना है। अगर सामाजिक संस्थाएं ही अगर इस तरफ बढ़ जाएंगी और वही अगर इन पर ध्यान देने लगेंगी तो शायद बहुत कुछ होगा ग्वालियर। आगे ग्वालियर शहर को बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, ग्वालियर शहर को बेहतर बनाने के लिए तो आवश्यक है, अब जैसे ग्वालियर की पहचान क्या है, पहले अपने को उनके पास जाना पड़ेगा। भाई, ग्वालियर की पहचान है ग्वालियर का मेला। बिल्कुल। अगर हमारी कोई बहन बेटी ग्वालियर के बाहर ब्याही है और उसको जब अपने मायके आना होता है तो घर वाले ये कहते हैं, वो बिटिया भी ये बोलती है कि हम मेले के दम पे आएंगे ताकि मेला देख सकें। मेला देख सकते। वह मेला जो बहन बेटियों का भी आकर्षण का केंद्र था वह आज अपने उस स्वरूप को भी खोता जा रहा है। जहाँ तक रहा सवाल ग्वालियर किले का, ग्वालियर किले के अंदर भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है। महाराज बाड़े के अंदर जितनी बिल्डिंगें जो बनी हैं, एक इटालियन शैली की है, एक अंग्रेज़ों की शैली की है, एक भारतीय स्थापत्य कला की है, इन सब को आपने लेके म्यूजियम बना दिया है। बिल्कुल। वहाँ म्यूजियम बनाने का मतलब ये है कि वहाँ कुल मिला के लोगों के आने जाने का आपने और कम कर दिया है। महाराज बाड़ा अपने ओरिजिनल स्वरूप को खोता है। अपने को इन सब के वास्तविक स्वरूप में लौटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए, संगीत की नगरी ग्वालियर, बिल्कुल संगीत। और संगीत की नगरी ग्वालियर होने के बाद भी ग्वालियर के अधिकांश लोग संगीत से अनभिज्ञ, अधिकांश लोग, उन चंद लोगों को छोड़ दे तो थोड़ा संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन बाद बाकी तो मतलब अनभिज्ञ। जबकि होना तो ये चाहिए कि संगीत के बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ना तो शासन का ध्यान है, ना संगीत प्रेमियों का ध्यान है। भाई, संगीत प्रेमी भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपन 10-5 लोग इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को गा लिया और सुना लिया, हो गया, एक ग्वालियर हो गया। लेकिन इन सब में सुधार होना चाहिए, तब ये ग्वालियर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही सर कह रहे हैं सर आप। ग्वालियर मेले में 40 साल से सचिव रहे हैं आप। आपको क्या लगता है मेले व्यापार में क्या क्या बदलाव हुए हैं और ऐसी क्या कमियां हैं जिनको लेकर अभी भी काम बाकी है? ये ग्वालियर का मेला वह मेला है जिसमें देश के प्रधानमंत्रियों ने भी शिरकत की है। उपराष्ट्रपति इस मेले में आए हैं, श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति पाठक जी आदि आदि अनेक लोग इसके समारोह में आते थे। दुर्दशा तो इसकी यहाँ तक हुई है कि उद्घाटन समारोह भी पिछली बार नहीं हुए और समापन समारोह भी टल गए, जबकि ये दोनों समारोह मेले के बहुत थे। तीसरी बात, मेले की जो दुकानें बनी हैं, इन दुकानों को मेले को इसी स्वरूप में रखते हुए और इनकी दुकानों की मरम्मत आदि की व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात, पिछले 25 साल से मेले में जो आता है वो ये कहता है कि मेले को धूला रहित करना है। आज दिनांक तक ये मेला धूला रहित नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर आप उसको पूरा पक्का कर नहीं पा रहे हैं। आपको इस मेले के अंदर जो पार्क हैं, एक समय वो होता था कि ग्वालियर के लोग जाते थे, अपना घर से डब्बा बना के ले जाते थे, इन पार्कों में बैठ के दोपहर में भोजन करते थे। उन पार्कों की दुर्दशा है, आप बैठने की बात है, आप उनमें खड़े नहीं हो सकते। कुल मिला के मेले के दुकानदार, पूरे हिंदुस्तान से मेले में दुकानदार आता है, पूरे साल भर की कमाई इस ग्वालियर मेले से करके जाता है। ऐसा गरीब दुकानदार जो मेले टू मेले जाता है, अलीगढ़ का मेले के फिर ग्वालियर का मेला आया, ग्वालियर से फिर सीपरी चला गया, सीपरी से फिर गुना चला गया, वो दुकानदार अपने पूरे जीवन की रोटी रोजी के साथ अपने बेटे और बेटों की शादी विवाह इस मेले में पक्के करते हैं। लेकिन उस मेले की इनकम का स्रोत होने के बाद भी प्रचार प्रसार के नाम पर शून्य है। केवल परंपरागत तरीके की चली आने वाली बात वही है। बार बार कहा जा रहा है कि मेले के अंदर जो विद्युत व्यवस्था है वो सही की जाए, उसका कोई भी तरीका सही नहीं है।
जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मेले के समय में पार्किंग की बात है, जहाँ आए दिन हमारे गाड़ी वालों को, स्कूटर वालों को समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ी संभावना इस ग्वालियर मेले की है। एक ज़माना था हिंदुस्तान के हर राज्य का इस मेले के अंदर एम्पोरियम लगा करते थे। उन्होंने कहा आसाम का एम्पोरियम, त्रिपुरा का एम्पोरियम, मेघालय का, गुजरात का, ये सब एम्पोरियम आते थे। एम्पोरियम आना बंद हो गए। अब एम्पोरियम आते थे तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो सामान है, वो यहाँ के लोगों को मिलता था। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, प्रदर्शनियाँ, शासकीय विभागों की प्रदर्शनियाँ केवल एक औपचारिकता बन के रह रही है। एक ज़माना था जब दस्यु समस्या पूरे मध्य प्रदेश में थी, तो यहाँ पुलिस की प्रदर्शनी लगती थी, तो उसमें सारे दस्युओं का विवरण होता था। ग्वालियर की जनता ये देखने तो जाती थी कि पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो सब केवल औपचारिकता बन के रह गई है। इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी नए अध्यक्ष की घोषणा हुई है, मिस्टर अशोक जादौन जी की, और उपाध्यक्ष गुर्जर जी की, तो मैं आपके माध्यम से, सांझे समाचार के माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और ग्वालियर मेले के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे बैठें और चिंतन करें। ग्वालियर मेले की मूल समस्या, उन पर विचार करके ग्वालियर के विकास के लिए मेले का। अच्छा, एक मेले की एक बहुत बड़ी बात जो मुझे याद आई कि ये मेला पशु मेले के नाम पर लगता था, और पहले 10 दिन 15 दिन पशु मेला लगता था, लेकिन पशु मेला बंद कर दिया। और इधर सरकार करोड़ों रुपए पशुपालन पे खर्च कर रही है, और यहाँ पशु मेला लगना बंद हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखने लायक हैं। उस पर मैं नए नवीन अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि इन सब बातों पर वो चिंतन करें और इस मेले के विकास के लिए अपना पूरा प्रयास करें। जैसे कि सर, आप हिंदू महासभा में कब से शामिल हुए हैं और बतौर उसके सदस्य रहते हुए आपने क्या क्या काम किए हैं और आप किस पद पर पदस्थ हैं? दरअसल आज़ादी के समय 2-3 पार्टी होती थी। एक हिंदू महासभा थी, एक मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस थी। चूँकि मेरा जन्म दौलतगंज का है और हमारे बाहर ही हिंदू महासभा कार्यालय था, और ग्वालियर में एक ज़माने में हिंदू महासभा के विधायक, हिंदू महासभा के सांसद, हिंदू महासभा के पार्षद सब कुछ हुआ करते थे। तो स्वाभाविक है कि वो प्रभाव हमारे ऊपर था, और हिंदू सनातनी परंपरा का परिपालक होने के नाते थोड़ा का झुकाव उस तरफ था। लेकिन हिंदू महासभा में तो मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी तक रहा, पार्लियामेंट संसदीय बोर्ड का मेंबर तक रहा। और लेकिन मूल झुकाव जो था वो धर्म की ओर था। जैसे कि ग्वालियर में ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि जितने भी बड़े बड़े संत आते हैं, माँ कनकेश्वरी जी हो, रामभद्राचार्य जी हो, रामानंदाचार्य जी हैं, और शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी महाराज से पहले वो हो, उनके अब शिष्य हैं। मतलब लगभग सभी संत महापुरुषों का कार्यक्रम ग्वालियर में होता है, तो मुझे उनका सानिध्य और सामीप्य का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब जब पब्लिकली कोई कार्यक्रम होता है तो उस मंच के संचालन करने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक चेतना या सामाजिक चेतना के साथ यदि धार्मिक चेतना नहीं होगी तो फिर वो किसी मतलब की नहीं होती, क्योंकि जब तक आपके मन में ये बात ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब हमारा सनातन धर्म ये कल्पना करता है कि सबका भला हो, सबका हित हो, और जब आपके मन में ये भावना प्रबल होती है, तब आपका कार्य सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, दोनों में एकदम परिपक्व होता है और एकदम बहुत सुंदर और अच्छा होता है। तो व्यक्ति के जीवन में धर्म का परिलक्षित होना और धर्म के अनुसार आचरण करना ये बहुत आवश्यक है, और ऐसे ही धार्मिक आचरण के हिसाब से, धार्मिक क्षेत्र के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में कार्य होना चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि परमात्मा के चरणों में ध्यान रखते हुए और उस दिशा में अपने आप को बढ़ाएं और अपने आप को आगे चलें। सर, अंत में हमारे युवा के लिए एक छोटा सा संदेश। मैं अपनी नई पीढ़ी के, अपने नौजवान साथियों को निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में सब कुछ करो
लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखें कि इससे किसी सामने वालों को पीड़ा ना हो। और यही ईश्वरीय प्रेरणा है। अपने जीवन में कभी क्लेश मत आने दो, और जब भी कोई ऐसे क्षण आए जिसमें अपन परेशान हो और अपने हाथ में कुछ ना हो, तब अपन ये बिल्कुल तय मान लें कि ये जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, और जो करेगा ईश्वर करेगा। जिस विषय पे हमारा कोई नियंत्रण ना हो, उस विषय को अपने को हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। कभी कोई गलत मार्ग अपन ना करें, और हमेशा परमात्मा की कृपा मानते हुए सदमार्ग पे आगे चलते रहें। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने नौजवानों के लिए। बिल्कुल, जैसे कि मुदगल जी ने शहर के विकास के लिए खुलकर और विस्तार से अपनी बात रखी है। धन्यवाद मुदगल जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे सारे समाचार को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खास बातचीत सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए सान समाचार के साथ। धन्यवाद।